गुस्से और बेबसी के एक पल में वो यान को काट लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यान डर से कांपते हुए पूछती है, क्या तुम्हें सब याद आ गया? ये सवाल सुनते ही चाओ वू को एहसास होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यान वहीं नहीं रुकती, वो फिर से वही सवाल पूछती है, जिससे चाओ वू को गिल्ट महसूस होने लगता है, भले ही उसे पता न हो कि उसने क्या किया। दोनों एक दूसरे को पूरी खामोशी से घूरते रहते हैं। चाओ वू देख सकता था कि यान डर से कांप रही थी, जैसा वो एक मॉन्स्टर को देख रही हो, जबकि यान को पूरा यकीन था कि असली चाओ वू वापस आ गया है। वो सबसे बुरे अंजाम के लिए तैयार थी। लेकिन तभी चाओ वू आखिरकार बोलता है और दावा करता है कि उसने अपनी याददाश्त वापस नहीं पाई है। वो समझाता है कि कुछ सेकंड पहले का उसका बर्ताव इसलिए था क्योंकि उसने अपना आपा खो दिया था और गलती कर बैठा था। वो मानता है कि ये उसकी गलती है, उससे माफ़ी मांगता है और ऐलान करता है कि वो खुद को सज़ा देगा और आज रात दूसरे कमरे में सोएगा। वो ब्रेकफास्ट छोड़ने या 1-2 महीने सोने का भी प्लान बनाता है, बस यान को बेहतर महसूस कराने के लिए। ये यान के लिए अच्छी खबर थी ना, तो फिर वो उसे जाते हुए पुकार क्यों रही है? इस लड़की को समझना सच में नामुमकिन है। आखिर में वो बिस्तर से उठकर उसके पीछे जाती है, उसे रोकने के लिए, जबकि वो पहले ही अपना मन बना चुका था। फिर भी चाओ वू उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि उसका वहीं रहना बेहतर है, क्योंकि अगर उसने यान की खुशबू महसूस कर ली तो उनका अलग कमरों में सोना बेकार हो जाएगा। उसकी आवाज़ में दर्द था और उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे जब उसने ये रिक्वेस्ट की, और यान देख सकती थी कि वो अपने फैसले पर अटल है। इसलिए वो उसे 2nd फ्लोर पर सोने की सलाह देती है, यहाँ नहीं। खासकर इसलिए क्योंकि वो थोड़ी देर सोने का प्लान बना रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, वो कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है और यान अकेले सोचने लगती है कि वो इस तरह कैसे जिएगी। आखिर में इसी तरह चाओ वू तीसरी बार लंबी नींद में चला गया। कई दिन बीत जाते हैं। एक छोटा लड़का कीड़ों के बारे में एक किताब पढ़ते हुए यान के ट्री हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। जब वो पढ़ता हुआ कंपाउंड में आगे बढ़ता है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कंपाउंड के अंदर यान चुआ का ध्यान हाइडोम प्रोजेक्ट के टूर्नामेंट की पहली घोषणा पर खींचती है। इसमें लिखा था कि वो कंटेस्टेंट्स को इस बात पर जज करेंगे कि वो 30 मीटर लंबे पेड़ को कितनी अच्छी तरह से काट छांट करते हैं। और भाई ट्विस्ट ये था कि उन्हें पेड़ पर बिना सीढ़ी या लिफ्ट ट्रक के चढ़ना होगा। ये सुनकर दोनों लेडीज जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन्होंने कभी इतना अजीब कंपटीशन नहीं सुना था। चुआ तो गुस्से में कंप्लेंट करने के लिए कॉल करने ही वाली थी। आखिर एक 30 मीटर का पेड़ 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होता है। उसे लगता है कि वो इस कंपटीशन से लोगों की जान लेना चाहते हैं। यान उसे रोक लेती है, ये समझाते हुए कि वो शायद कंटेस्टेंट्स की हिम्मत और सहनशीलता एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वो सीढ़ी या लिफ्ट ट्रक की इजाजत क्यों नहीं दे रहे, जबकि वो किसी सुनसान आइलैंड पर तो है नहीं। वो इस अजीब नियम पर बहस करने में इतने बिजी थे कि उन्होंने छोटे लड़के को छुपकर सुनते हुए नहीं देखा। वो अंदर आने ही वाला था कि उसने एक और कमरा देखा और उसे चेक करने का मन बना लिया। हैरानी की बात यह है कि उसे वहां चाओ वू गहरी नींद में मिलता है। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उसे चेक करने के लिए दौड़ता है, ये देखते हुए कि वो कितना बड़ा है। वो अभी भी उसे देख ही रहा था कि यान दौड़ती हुई आती है। यान उस लड़के को गुबेक कहकर पुकारती है और पूछती है कि वो कब आया। वो उसे डांटती है कि उसे आते ही आवाज देनी चाहिए थी और उसे कमरे से बाहर ले जाती है, ये कहते हुए कि अंदर खतरा था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, गुबेक, जो खुद को एक कीड़ा एक्सपर्ट मानता है, चाओ वू के बारे में अपना एनालिसिस शुरू कर देता है। वो कहता है कि चाओ वू शिकार के लिए एक परफेक्ट मजबूत नर है और बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर प्रजाति का लगता है। यान उसकी बात काटती है, कहती है कि वो ना तो रेयर है और ना ही खतरनाक, लेकिन गुबेक अपनी बात पर अडिग रहता है। उसके लिए दुनिया के सारे ताकतवर नर खतरनाक ही होते हैं, और भाई वो सच से ज्यादा दूर नहीं था। असल में गुबेक एक ऐसा बच्चा था जिसे घर पर ठीक से प्यार और देखभाल नहीं मिली, और इसी वजह से उसकी सोच ऐसी हो गई थी। यान उस बच्चे की सीधी सादी सोच को समझाने की कोशिश करती है कि भले ही इंसान जानवर होते हैं, लेकिन वो जंगल के बाकी जानवरों जैसे नहीं होते। लेकिन उसकी ये स्पीच तभी बीच में कट जाती है जब उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वहां खड़ा था जो युन। यान गुस्से में पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। जो युन कहता है कि उसने बच्चे को कंपाउंड में आते देखा, इसलिए वो पीछे पीछे चला आया। चाओ वू के आने पर जहां गुबेक ने उसे एक ताकतवर नर कहा था, वहीं जो युन को देखते ही गुबेक नतीजा निकालता है कि ये एक बदमिजाज, बर्बाद हो चुका नर है। उसका ये कमेंट जो युन को चुभ जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यान गुबेक को इंतजार करने के लिए कहती है जब तक वो इस आदमी से निपटती है।
सबसे पहले वो जानना चाहती है कि जो यून उसके घर पर क्या कर रहा है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। लेकिन जो यून उसकी धमकियों को हवा में उड़ा देता है और सीधा पूछता है, क्या वो लड़का तुम्हारा बच्चा है? यान समझ जाती है कि वो क्या सुनना चाहता है, इसलिए वो उसे थोड़ा ट्रोल करने का फैसला करती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे गुबिक सच में उसका बेटा हो। ये सोचते ही जो यून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिलीव करने लगता है कि यान सालों पहले इसलिए गायब हो गई थी ताकि वो अपने प्रेग्नेंट होने की बात छुपा सके। यान उसे बताती है कि वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन जो यून का ड्रामा चलता रहता है। उसे लगता है कि यान ने उसे धोखा दिया है और वो एक फेलियर है। दिल टूटा हुआ वो चीख कर कहता है कि वो उसे इस तरह से कैसे धोखा दे सकती है और ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी फैमिली रजिस्ट्री ऑफिस चले। वो दावा करता है कि वो उसकी शादी की बात तभी मानेगा जब वो मैरिज सर्टिफिकेट देखेगा। लेकिन भाई यान को उसके इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से पुलिस को फोन लगाती है और एक स्टॉकर के उसके घर में घुसने की रिपोर्ट कर देती है। वो उनसे जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि स्टॉकर या तो नशे में है या बस बेकार की बातें करके सीन बना रहा है। ये देखकर कि वो उसे स्टॉकर बुला रही है, जो यून और जोर से चिल्लाने लगता है। उसके मुताबिक वो यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है और यान सर्टिफिकेट ना दिखाकर बात को बढ़ा रही है। लेकिन यान शांत खड़ी रहती है। वो अब एक बिल्कुल अलग औरत बन चुकी थी। वो जानती थी कि जो यून यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो जानती है कि जब उसे नौकरी से निकाला गया था तब उसने न जाने कितनी लड़कियों को लाइन मारी होगी। उसे यकीन था कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे आज भी लगता है कि यान पहले की तरह कमजोर है। लेकिन भाई लोग, पिछले 2 साल में यान ने जो झेला था, जिस दिन से वो चावू से मिली, उसके शैतान भाई का सामना किया, उसके सामने ये जो यून तो एक मच्छर के बराबर था। जब वो उसकी बकवास सुनते सुनते थक जाती है तो वो उस पर मिट्टी फेंकने की धमकी देती है और उसे चेतावनी देती है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहे। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सुनेगा, वो दावा करती है कि उसके पास अब एक बहुत डरावना पति है, यानी कि चावू। वो उसे उनकी पहली मुलाकात की याद दिलाती है और कहती है, मेरा पति काटता है और उसे चीजें दफनाना पसंद है। वो चेतावनी देती है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो उसे नुकसान पहुंचेगा, इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए। उस चेतावनी के बाद वो अपने घर लौट जाती है, उसे वहीं सोच में डूबा छोड़कर। जो यून यान के इस नए रूप को नहीं पहचान पा रहा था। उसे तो वो यान याद थी जो आसानी से डर जाती थी और जिसे काबू करना बहुत आसान था। वो सोचता है कि क्या वो इसलिए इतनी हिम्मती हो गई क्योंकि वो कुछ समय उसके साथ नहीं था, या क्योंकि उसने उस पर नजर रखना बंद कर दिया था। जो भी हो, वो जानता है कि उसने गलती कर दी है। और जब यान उसके मुंह पर पर्दे बंद कर देती है तो वो खुद से वादा करता है कि वो उसे ठीक से वापस रास्ते पर लाएगा। अब यान की मुसीबत डबल हो चुकी थी। एक तरफ घर के अंदर एक कातिल और दूसरी तरफ घर के बाहर एक पागल आशिक। कितनी बुरी किस्मत है। इस बार जो यून मजाक नहीं कर रहा था। उसने स्टॉकिंग को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया, इतना कि यान को आखिरकार पुलिस के पास जाना ही पड़ा। लेकिन पुलिस उसके दावों पर विश्वास करती नहीं दिखती। यान को पूरा यकीन है कि वो उसके पीछे फिर से पड़ गया है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे उस दिन 3 बार देखा था। लेकिन पुलिस को लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है। फिर हर सुबह उसके दरवाजे पर गुलाब मिलते हैं, लेकिन वो इसका इल्जाम उस पर नहीं लगा सकते क्योंकि उस वक्त तो वो काम पर होता है। सच कहूं तो पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन यान हार नहीं मान सकती। वो जानना चाहती है कि क्या वो कुछ कर सकते हैं जिससे जो यून उससे दूर हो जाए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो उस पर नजर रख रहा है। वो उन्हें बताती है कि उसने उसे पहले भी स्टॉक किया था, लेकिन जब ऑफिसर ये सुनता है तो उसे शक होता है कि ये सब यान के दिमाग का फितूर है। वो इस संभावना पर इसलिए विचार करता है क्योंकि 2 साल पहले उसने एक हत्या की झूठी रिपोर्ट की थी। हाँ भाई लोग, ये वही केस था जिसमें चावू शामिल था, जिसे उसे कवर अप करना पड़ा था। फिर भी ये सुनकर यान पर कोई असर नहीं होता। जो चीज उसे हिलाकर रख देती है वो ये है कि जो यून के स्टॉकिंग का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। ये खबर उसे इतना जोर से लगती है कि कुछ मिनट बाद वो अपने कमरे में सोए हुए चावू को देख रही होती है। वो बिल्कुल थकी हुई और हारी हुई लग रही थी, जैसे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और वो बस उसे जगाना चाहती है। तभी चूहा कमरे में आती है और उसे चेतावनी देती है, अगर तुम उसे जगाना चाहती हो तो उसके जगने के साथ आने वाले बोझ के लिए भी तैयार रहना। वो उसे समझाती है कि अगर वो उसे जगाती है तो उसे कुछ ना कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। वो उसे हमेशा एक कातिल की तरह ट्रीट करके दूर नहीं ढकेल सकती। चूजा जानती है कि यान उसकी मदद चाहती है, लेकिन सलाह देती है कि अगर उसे मदद चाहिए तो उसे चावू को एक नए इंसान की तरह देखना होगा। अभी वो सिर्फ एक खाली बर्तन की तरह है, चूजा कहती है। पुराना वो जा चुका है और कोई नहीं जानता कि वो अब कौन है। तुम उसमें जो भरोगी वो वही बन जाएगा। अगर यान इस सच को नहीं अपना सकती तो बेहतर है कि वो उसे ना जगाए। लेकिन यान इस सच को कैसे अपनाए? उसने तो पहले ही खुद से कह दिया था कि एक कातिल हमेशा कातिल ही रहता है और उसे दूर कर दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया
ताकि वो एक भटके हुए इंसान को धोखा देने के गिल्ट से बच सके। जब वो खाद फर्टिलाइजर बना रही होती है तो वो खुद को इस बात के लिए कोसती है कि वो उसे दूर करने के बाद भी कितनी बेशर्मी से उसकी जरूरत महसूस कर रही है। वो खुद भी हैरान है कि वो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। वो जानती है कि अगर चाहो वो जाग गया तो वो उसकी स्टॉकर वाली प्रॉब्लम को चुटकी में खत्म कर सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वो एक कातिल पर भरोसा कर सकती है। आखिर में वो फैसला करती है कि उसे उस कातिल वाले हिस्से पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसके नए हिस्से पर भरोसा कर सकती है जो सिर्फ उसके लिए जीना चाहता है। जब तक वो खाद बनाना खत्म करती है तब तक आधी रात हो चुकी होती है। अपने विचारों को सुलझाने के बाद वो जानती है कि उसे क्या करना है। तभी उसे अपनी खिड़की पर कोई अंदर झांकता हुआ दिखता है। वो जो यून था और एक बहुत ही क्रीपी आवाज में वो उससे कहता है, तुम्हारा कोई पति नहीं है। जैसे ही वो ये कहता है, चाओ वो आंखों में आंसू लिए जाग जाता है। उसके पास यान गहरी नींद में सोई हुई है, मतलब जो कुछ भी पहले हुआ वो बस एक बुरा सपना था। चाओ वो के जागने के थोड़ी देर बाद यान भी जाग जाती है और वो पूछता है कि वो कैसी है। यही तो यान चाहती थी, उसे जगाना। अब वो एक ऐसे आदमी को देख रही है जो कुछ घंटे पहले पत्थर की तरह बेजान पड़ा था, अब उसकी आंखों के सामने हिलडुल रहा था। क्योंकि वो जाग गया है, वो जानना चाहता है कि क्या वो आखिरकार आजाद है और सोचता है कि यान दे उसे और डांटा क्यों नहीं। फिर भी वो शांत रहती है। उसके चेहरे को देखते हुए खुद से पूछती है कि उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है। साफ है कि वो बहुत रोया है, लेकिन वो इस बात को टाल देता है और कहता है कि यान पतली लग रही है। उसकी तरह यान भी अब अपने बारे में कम और उसके बारे में ज्यादा सोचती है। वो 8 दिनों से सोया हुआ था और हर रात वो बुरे सपनों में कैद था। उसे समझ नहीं आया कि किस तरह के सपने उस जैसे आदमी को रुला सकते हैं। फिर भी उसने उसे उन बुरे सपनों में भटकने के लिए छोड़ दिया। ये सोचना ही बहुत बुरी बात थी और इसी वजह से वो उठ जाती है और रुला लगती है। यान को रोता देखकर चावू की चिंता बढ़ जाती है और वो जानना चाहता है कि क्या हुआ। तभी वो पूरी तरह से टूट जाती है और स्टॉकर वाली घटना की हर एक डिटेल बताती है, जिसमें वो कदम भी शामिल थे जो उसने जो यून को पकड़ने की कोशिश में उठाए थे। जो बात उसे सबसे ज्यादा दुख देती है वो ये है कि वो उन सब से बच निकला था। ये सब एकदम से समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए चावू ने उसे शांत होने और समझाने को कहा कि उसे कौन परेशान कर रहा है। उसकी आंखों में जोश देखकर यान हैरान रह जाती है और इसी हिम्मत से वो उसे सब कुछ शांत टोन में बता पाती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद चावू ये नतीजा निकालता है कि यान बहुत कुछ सह रही है और उसने उसे इसलिए जगाया ताकि वो उसके लिए चीजों को संभाल सके। उसकी बातें सुनकर यान को लगता है कि वो उसे बेशर्म समझ रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता, बल्कि वो उसे जोर से गले लगाता है और कहता है कि उसने सही काम किया। भाई लोग, ये स्टॉकर की घटना के बारे में उसे मिलने वाला पहला हिम्मत भरा लफ्ज था। उसे याद आता है कि पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यहाँ चावू उसे सांत्वना दे रहा है। चावू चाहता है कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे। उसकी चमकती आंखों में देखकर साफ था कि जो यून ने अपनी औकात से बड़ा पंगा ले लिया है। चावू उसे तुरंत शिकार करने जाना चाहता है और चाहता है कि यान आराम करे, लेकिन वो उसे रोक देती है। इससे पता चलता है कि उसे दोषी की कितनी कम परवाह है। वो उसे एक कीड़ा बग कहता है। जब वो उसे रोक देती है तो वो उसकी तारीफ करता है कि वो कीड़ों के प्रति भी इतनी दयालु है। चाऊ कहता है कि वो कीड़ों के प्रति भी इतनी दयालु है, लेकिन कहता है कि कुछ भी करने से पहले उसे पकड़ना होगा। लेकिन तभी यान एक ऐसा बॉम्ब फोड़ती है जिससे चाऊ के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, मैंने उस कीड़े को पहले ही पकड़ लिया है। ये सुनकर चाऊ हैरान रह जाता है। वो दोनों देखने जाते हैं कि यान ने कितना अच्छा काम किया है और चाऊ ये देखकर बहुत इंप्रेस होता है कि उसने जो यून को बहुत अच्छी तरह से बांधा है। यान बताती है कि वो जानती थी कि गांठ बांधने की स्किल एक दिन काम आएगी, इसलिए उसने इसे सीख लिया था। आज ये काम आई। चावू जानना चाहता है कि उसने उसे आखिर पकड़ा कैसे। यान बताती है कि उसने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने सुना था कि ये कीड़ों पर अच्छी तरह से काम करता है। उसने पहले से ही एक खरीद लिया था। उसने इसका इस्तेमाल उसे अंधा करने के लिए किया और फिर उसे बेलचे या शॉवल से एक हल्का सा थप्पड़ मारा। जो यून जिसने वो थप्पड़ महसूस किया था जानता था कि वो हल्का सा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इससे चावू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस इतना जानता है कि वो यान के इस काम से बहुत प्रभावित है। यान के मुताबिक इस गंदे आदमी के बार बार उसके घर में घुसने के बाद वो गुस्से से पागल हो गई थी, लेकिन चावू फिर से उसकी तारीफ करता है कि उसने रस्सी को इतनी सफाई से बांधा है। वो देख सकता है कि यान काफी स्किल्ड है। जब वो दोनों इतनी आराम से बात कर रहे होते हैं, उनका शिकार जो यून और भी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये दोनों उसे इस तरह बांधने के बाद इतने शांत कैसे हैं, और नतीजा निकालता है कि ये दोनों पागल हैं। उसके लिए ये साफ था कि इनमें से कोई भी सामान्य नहीं है और उसके लिए चीजें अब बहुत बुरी होने वाली थीं। तभी चावू उससे कहता है कि अब वो सब कुछ संभाल लेगा और यान को आराम करने की सलाह देता है। जाने से पहले
यान उसे समझाती है कि वो काम उस पर इसलिए नहीं छोड़ रही है कि वो उसकी तरफ से गुस्सा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि जो यून उनकी शादी पर शक कर रहा है और वो साबित करना चाहती है कि चावू उसका पति है। वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि उसकी हत्या हो जाए। चावू इस बात पर मुस्कुराता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो अपने कैदी को खत्म नहीं करेगा। उसका जवाब इतना शांत और समझदारी भरा होता है कि यान को लगता है कि चूजा उसके बारे में सही थी। वो सच में एक खाली बर्तन है और अब से वो जो कुछ भी बनेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि यान उसमें क्या भरेगी। खैर, यूस ऐसा तब तक लगता है जब तक चाबू ये नहीं कहता कि मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि ये इसे मारने के लिए सही जगह नहीं है। भाई लोग, ये सुनते ही यान के सारे बुरे सपने फिर से जाग जाते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो अब घबराने लगती है और चाहती है कि वो उससे वादा करे कि वो कोई हत्या नहीं करेगा, और वो करता है। दावा करता है कि वो बस उसके लिए उसे एक सबक सिखाएगा। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो अंदर जा सकती है, लेकिन जैसे ही वो जाती है, बंधे हुए जोयुन की दबी हुई आवाज आती है। वो यान से भीख मांगता है कि वो उसे चावू के साथ ना छोड़े। उसका भीख मांगना आखिर में बेकार जाता है और यान चली जाती है, जिससे जोयुन को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब वो बस अपने कैदी की भावहीन आंखों से अपनी हालत का अंदाजा लगा सकता है कि वो कितना खतरनाक लग रहा है। वो जानता है कि वो एक खतरनाक आदमी के सामने है। ये दिखाने के लिए कि वो कितना सीरियस है, चावू उसके ऊपर झुकता है और उसका नाम पुकारकर पूछता है कि उसका ठिकाना कहाँ है। ये देखकर कि वो जवाब नहीं दे सकता, वो उससे जवाब निकलवाने की कोशिश करता है जब तक उसे याद नहीं आता कि उसके होंठ सील हैं। फिर वो गेस करने का फैसला करता है कि उसका ठिकाना कहाँ है और उसे घसीट कर ले जाता है। जैसे ही उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जोयुन अपनी रिहाई की मांग करने के लिए छटपटाता है। वो जानता है कि उसे सुना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। उसके लिए कोई तरीका नहीं था कि उसका ठिकाना पता चल जाए जब तक उसे ठीक उसी बिल्डिंग में घसीट कर नहीं ले जाया जाता जिसका वो इस्तेमाल करता था। वो हैरान था, सोच रहा था कि उसे कैसे पता चला। तो चावू उसकी इस उलझन को शांत करने का फैसला करता है। वो समझाता है कि जब वो पहली बार घर से बाहर निकला था तो उसने उस घर को देखा और तुरंत समझ गया कि वहां से उस पर और यान पर जासूसी की जा सकती है। उस एहसास ने उसे ये समझने में मदद की कि ये स्टॉकर उस घर को जरूर खरीदेगा, और वो सही था। चावू को ये मजेदार लगता है और वो जो यून को कहता है कि उसे और सावधान रहना चाहिए था। वो कहता है, बेवकूफ की तरह बिहेव करने से हमेशा हार ही होती है, इसलिए तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह बिहेव करना ही बेहतर है। उस बात के बाद चावू की शैतानी मुस्कान देखकर जो यून की रूह कांप जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर उसे इस कंपाउंड के अंदर ले जाया गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वो आसपास देखता है कि क्या उसे कोई मदद मिल सकती है। खुशकिस्मती से उसे आधी रात में आराम से घर जाता हुआ एक आदमी दिखता है। वो उस आदमी को अपने बचाने वाले के रूप में देखता है और मदद के लिए भीख मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बचाने वाला कोई जवाब नहीं देता। वो बस वहीं खड़ा होकर थोड़ी देर देखता है और फिर अपने घर चला जाता है, जो यून को उस किस्मत पर छोड़कर जो चावू ने उसके लिए तय की है। और भाई लोग, यहाँ आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। सड़क पर वो अनजान आदमी कोई अनजान आदमी या बचाने वाला नहीं था। वो पिछले 2 सालों से यान और चावू पर नजर रख रहा था, और इतने समय बाद अपने मालिक को इतने करीब से देखकर वो खुशी से झूम उठता है। आखिरकार चावू उसका यंग मास्टर है और उसे अपने आप ऐसे कचरे को साफ करते देखकर यह साबित होता है कि उसने सच में अपनी याददाश्त खो दी है। उसे लगता है कि उसके मास्टर की उंगलियां अब गंदी हो गई हैं और उसे उनकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती हैं। वो जानता है कि भले ही चावू बच्चा बन जाए, वो जोयून जैसे कीड़ों को आराम से संभाल लेगा, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा करने के लिए वो बीच में आने का फैसला करता है। ऐसा करने के लिए वो एक फोन कॉल करता है और अपना नाम बोम ही बताता है। सुबह तक यान आखिरकार एकदम फ्रेश होकर जागती है। काफी समय हो गया था जब से वो इतनी अच्छी तरह से सोई थी या अपने कमरे में सोई थी। जल्द ही वो खुद से पूछती है कि वो अपने कमरे में कर क्या रही है। तभी उसे एहसास होता है कि पिछली रात उसने जोयून को चावू के साथ छोड़ने की गलती की थी। तुरंत वो जोर से चीखती है और उससे मिलने के लिए नीचे दौड़ती है। उस समय वो फूलों को काट छाट रहा होता है, लेकिन जब तक वो पहुंचती है वो अपना काम खत्म कर चुका होता है और उसका स्वागत करने के लिए तैयार होता है। वो उससे उसकी रात के बारे में पूछता है, जिससे यान को लगता है कि पिछला हफ्ता जब डर के मारे उसका खून सूख रहा था वो सब एक झूठ था।
वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो जवाब देता है, फूल सजावट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो जल्द से जल्द काम पर वापस जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटना चाहता है। यान ऐसे बिहेव करती है जैसे सब ठीक है, लेकिन उसे ये देखकर बुरा लगता है कि एक ऐसा इंसान जो कुछ नहीं जानता उसकी हर बात सुनता है और उस पर अमल करता है। पिछली रात की घटना उसे और भी दोषी महसूस कराती है, लेकिन चावू उसके विचारों को तोड़ता है ये पूछकर कि क्या वो उसके बाल बांध सकता है। यान मना कर देती है, कहती है कि अभी वो ठीक हालत में नहीं है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसे गलत समझ रही है। वो बस उसके बालों को छूना चाहता है और आखिरकार वो मान जाती है। जब वो उसके बाल ठीक करने लगता है तो उसे एक समय याद आता है जब उसने किसी औरत को अपने बाल बनवाते देखा था, जबकि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई नहीं था। अचानक चावू उसे बीच में रोकता है और बताता है कि जोयून अब उसे कभी परेशान नहीं करेगा। वो उसे विश्वास दिलाता है कि अब वो आराम कर सकती है और उसके बालों को समेटता है, जिससे वो उसके मुताबिक बहुत सुंदर लग रही थी। यान उसकी इस तारीफ पर विश्वास नहीं करती, तो वो आगे कहता है कि उसका चेहरा शायद लोगों को पागल कर देता होगा। ये सुनकर यान का दिमाग आग बबूला हो जाता है, तो वो उसे शांत करता है ये पूछकर कि क्या वो भूखी है। वो भूखी थी और चालू ने पहले ही खाना तैयार कर रखा था, क्योंकि उसे शक था कि जब वो जागेगी तो भूखी होगी। खाना तैयार होने के साथ वो एक जोड़े की तरह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं। जब चाबू उससे पूछता है कि दोपहर के लिए उसके क्या प्लान्स हैं, वो उसे बताती है कि वो घर के कुछ काम निपटाएगी जो वो टाल रही थी, जिसमें वो उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वो हैरान है कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन वो उसे मदद करने देती है ये सोच कर कि वो सही कर रही है या नहीं। वो भी हैरान है कि उसे उसके साथ ये सब करने में इतना आराम महसूस हो रहा है, जबकि वो आम तौर पर ये सब अकेले करती है। एक सेकंड के लिए वो सोचती है कि क्या वो याददाश्त खोने से पहले घर का काम करता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये सब बहुत नेचुरली कर रहा है, लेकिन फिर वो नतीजा निकालती है कि वो उसे उस समय घर का काम करते हुए इमेजिन नहीं कर सकती। वो नहीं बता सकती कि उसके अंदर पुराने चाबू का कितना हिस्सा बचा है। इस दौरान वो अपनी ही सोच में डूबा है। वो नहीं बता सकता कि क्या यान सच में उसकी परवाह करती थी जब वो वेजिटेटिव स्टेट में था। भले ही वो ना करती हो, वो उसके कोमल स्पर्श और तीखी नज़र को महसूस करने के लिए डिटर्मिन्ड है। अचानक उसे जिज्ञासा होती है। वो फूल तोड़ता है और पूछता है कि क्या उसने कभी फूल का रस चूसा है। जब वो दावा करती है कि उसने बचपन में कुछ बार कोशिश की है, तो वो चाहता है कि वो उसे दिखाए कि ये कैसे किया जाता है। वो सब कुछ चूसना चाहता है बिना कुछ छोड़े, और उसे एक फूल देता है ताकि वो उसे जल्दी से सिखा सके। वो उसे चूसती है, लेकिन चाबू को लगता है कि ये काफ़ी नहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि इसे सही तरीके से कैसे करना है, और चाहता है कि वो फिर से कोशिश करे। भले ही वो महसूस कर सकती है कि वो उसके साथ खेल रहा है, वो वैसा ही करती है जैसा उसने कहा है, क्योंकि वो उसे मना नहीं कर सकती। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो असल में उसे चिढ़ा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है। वो तुरंत कहती है कि वो इस तरह से नहीं खाती, तो वो जानना चाहता है कि वो कैसे खाती है। वो समझाती है कि वो सिरे को हल्के से काटती है, एक और चीज जो उसे मजेदार लगती है। फिर वो भी कोशिश करता है। और भाई लोग, हम सब जानते हैं कि वो अब फूलों के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा था जो उन्हें पहली बार इंटीमेट होने की तरफ ले जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में